दोस्तों, अब तक आपने सुना पूरे 1 साल बाद किसी शादी में सिमरन से मेरी मुलाकात दोबारा होती है। छत पर 5 मिनट के लिए ही मिलती है कि अचानक मुझे नीचे जाना पड़ा। अब आगे। मैं नीचे पहुंचते ही मुड़कर छत की तरफ देखा। सिमरन मुझे ऐसे देख रही थी मानो मुझे अपने पास बुला रही है और मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहती है। मैं देख ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आशीष, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ। अरे मैं बाराती की तरफ से हूँ और तुम? मैं घराती की तरफ से हूँ। आशीष मेरे मामा का पड़ोसी था, उम्र में लगभग 4 साल बड़ा और एक सादा चश्मा लगा रखा था। लड़की काफ़ी अच्छी है, आशीष ने कहा। कौन कौन लड़की? वही ऊपर जिसे देख रहे थे, उसने बेझिझक पूछा। तुम्हें पसंद हो गई हो तो तुम बना सकते हो। चाहूँ तो सुबह होने से पहले उससे बात करके दिखा सकता हूँ, उसने अभिमान भरे स्वर में कहा। अच्छा, खुद पर इतना यकीन है तो सुबह तक केवल बात करके दिखा देना। ठीक है, इतना कहकर वो मेरे कंधे को छूकर चला गया। अचानक किसी ने मेरे पास आकर कहा, सुना है आपको अच्छी डिजाइन बनाना आता है, मंडप में रंगोली सजाना है। मैं वहाँ से उठकर सिमरन के पास जाना चाहता था, पर कोई मेरा हाथ पकड़े खींचे जा रहा था रंगोली बनाने के लिए। मैं तरसाई आंखों से सिमरन की ओर देख रहा था, मानो उसे देखकर मेरी आंखों को बहुत राहत मिल रही थी और मेरी आंखें उसे देखकर और सुख प्राप्त करना चाहती थी। मैं मंडप के पास पहुंच गया। मुझसे पहले वहां पर कोई और उपस्थित था और नज़दीक से देखने पर मालूम हुआ कि वो सिमरन की बड़ी बहन साक्षी थी। वो बहुत सरल स्वभाव, सुंदर तथा गंभीर थी। अचानक किसी ने पीछे से कहा, तुम वहाँ से हटो साक्षी, अनुपम को बनाने दो, ये काफ़ी अच्छा बना लेता है। साक्षी ने सभी सामग्री वहीं पर छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगी। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे कारण उसका आत्मसम्मान प्रभावित हुआ। मैं उसे बुलाकर उसके साथ रंगोली बनाना चाहता था, पर शायद ये बात किसी को भी बुरी लग सकती थी, साक्षी को भी। वहाँ पर बहुत सी औरतें एवं लड़कियाँ बैठी हुई थी। मैंने अपनी आंखें नीचे गड़ा दी, जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर ध्यान लगाया था। मैंने एक बार भी सर ऊपर नहीं किया जब तक कि रंगोली बनकर तैयार नहीं हुई। लोग रंगोली देखकर मेरी तारीफ कर रहे थे, जो मुझे बहुत खुशी प्रदान कर रही थी। मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर सिमरन के पास पहुंच गया। वहां पर सिमरन और रूबी दोनों उपस्थित थे, पर मेरी मोबाइल अनुपस्थित हो चुकी थी। मोबाइल कहाँ गई? जनरेटर वाला आया था, वही ले गया। पहचानती हो उसे? वो नीचे जो मोटा सा बैठा हुआ है, सिमरन ने उंगली दिखाते हुए कहा। मैं जल्दी से नीचे पहुंचकर उससे मोबाइल मांगी तो उसने बहुत आसानी से मोबाइल दे दिया और कारण पूछा तो उसने कहा कि अभी द्वार पूजा का समय है, वायर को डिस्टर्ब मत करो। मैं फिर दौड़ते हुए छत पर पहुंचा जहां पर सिमरन थी। सिमरन को देखकर ऐसा लगा मानो उसे पहले से मालूम था कि मैं लौट कर आऊँगा। मैंने कहा, अभी मोबाइल गुम हो जाती तो? मैं उसे पहचानती तक ना थी, मैं उससे कैसे बोल देती? मुझे तो पहचानती हो ना, मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। मैं, रूबी और सिमरन सीढ़ी के पास खड़े थे, जहाँ ना तो बहुत प्रकाश था और ना ही अंधेरा। उस हल्के से प्रकाश में सब कुछ पल के लिए ना जाने मेरी आंखों से कहाँ चला गया था। मैं ना चाहकर भी उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों से निहार रहा था। अचानक सीढ़ी की तरफ से किसी की धम धम की आवाज़ आई और हम दोनों फिर से अजनबी हो गए। करीब 2 घंटे हो गए थे। इस समय मैं आशीष के साथ टहल रहा था। मैंने आशीष से पूछा, यार तुम्हारा कुछ हुआ कि नहीं? आशीष ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं यार, पर होने वाला है। बस आधे घंटे बाद तू मुझे उससे बात करते हुए देखेगा। मैं जानता था इसका कुछ नहीं होने वाला। और एक बात बताऊं तो मैं सिमरन को आशीष की क्रियाओं के बारे में बता चुका था, इसलिए सिमरन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बात करने की बात तो बहुत दूर थी। आशीष को देखकर मुझे हंसी आ रही थी। शायद वो पहली बार पराजित हो रहा था। एक लड़की से बात करने के लिए एक लड़के में जो कुछ चाहिए वह सब कुछ उसने अपने पास सजोकर रखा था, फिर भी आज उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ रही थी। सभी बाराती द्वार से जा चुके थे जहाँ पर बारात रुकी थी, परंतु द्वार पर आशीष बैठा ही रह गया। अचानक किसी ने पूछा, भाई साहब सब नाश्ता कर रहे हैं, आप भी नाश्ता करेंगे? नहीं नहीं, मैं कैमरे वाले के साथ में हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं, कहकर आशीष ने अपने कार्य में निरंतरता रखी। अधिक रात तक मुझे नींद नहीं आई और मैं सुबह जल्दी उठ गया। कई महीनों बाद यह पहली घटना थी जब मैं सूरज से पहले बिस्तर छोड़ चुका था। सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चल रही थी। अंततः विदाई का वक्त आ चुका था। मैं विदाई के वक्त ऐसे प्रभावित होता हूँ कि मैं खुद को संभाल नहीं पाता।
अपनी इस कमजोरी को वरखते हुए मैं छत पे जाकर एक चारपाई पे बैठ गया। मैंने देखा कि बगल वाली चारपाई पर सिमरन पहले से ही लेटी और रो रही थी। उसकी इतनी बुरी दशा देखकर मैं तनाव में हो गया। मैं धीरे से जाकर सिमरन की चारपाई पर बैठ गया। उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्यों रो रही हो? उसने उत्तर नहीं दिया और रोना जारी रखा। नीचे क्यों नहीं गई? पापा ने मना किया है, उसने आंसुओं पर नियंत्रण रखते हुए कहा। अपनी बुआ से इतना प्रेम करती हो तो विदाई में तो जाना चाहिए ना वहाँ पे। उसने बिना कोई उत्तर दिए करवट बदला और आंसुओं से अपनी आंखों को भिगोने लगी। छत पर कोई आए और ये नज़ारा देखे, इससे पहले मैं नीचे उतर गया। मुझे याद आया कि कुछ समय बाद मुझे घर जाना है। मैंने रोते हुए अपने मन पर हंसते हुए चेहरे का पर्दा लगा लिया। थोड़ी देर बाद मुझे आशीष मिल गया। बोला कि मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? आज रुक जाना यार। नहीं यार, हम बाराती वाले हैं, गाड़ी चली गई तो हम कैसे जाएंगे। ठीक है, पर उस लड़की का क्या हुआ? और तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं। मैंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। अरे यार, जैसे अपनी बहन वैसे दूसरे की बहन, सबकी इज्जत करनी चाहिए। पर तुमने। नहीं यार, ये सब गलत है। अच्छा मैं चलता हूँ, कहते हुए उसने अपने गौरव को समेटा और वहाँ से चला गया। अचानक मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। मुझे शाम तक रुकना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। कोई घर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो किसी को विदाई देने के लिए लोग सड़क तक गए थे। उस भीड़ में कहीं पर सिमरन नजर नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी देर तक इधर उधर खड़ा होकर देखा और उसका इंतज़ार किया, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अंत में मैं एक कमरे में जाकर सो गया। कुछ देर बाद किसी ने मेरी पीठ पर धीरे से थप्पड़ मारा। मुझे याद नहीं कि मैं कितने थप्पड़ पर जाग पड़ा था। कौन है? सिमरन? मेरी नींद पूरी तरह से मेरा साथ छोड़ चुकी थी और उन थप्पड़ों का असर उन थप्पड़ के लम्हों को याद करके अब हो रहा था। तुमको ना रूबी बुला रही है। क्यों? पता नहीं, चलकर पूछ लो। चलो मैं भी आता हूँ। मैं हाथ मुंह धोकर पहुँचा तो दोनों पहले से मुझे देखकर हंस रही थी, मगर सिमरन की हंसी कभी कभी बीच में गंभीरता का रूप ले लेती थी। क्या बात है रूबी? मैंने कहा। रूबी, कुछ नहीं। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? मैंने नहीं, सिमरन ने कहा कि अनुपम दिख नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसने मुझे बुलाने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया, तो ये खुद चली गई। मैंने सिमरन से पूछा, क्या ये सही है? नहीं, इसने ही कहा था। मैंने कहा ठीक है, जब तुम दोनों में से किसी ने नहीं बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। दोनों ने कहा, अब आ गए हो तो बैठो ना। एक नज़र में देखा जाए तो वहाँ उपस्थित लोगों की नज़र में मेरा सिमरन और रूबी से बात करना, वो भी उनके पास बैठकर, एकदम गलत था। वहाँ हम लोगों को टोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए यह सिलसिला घंटों तक चलता रहा। शाम हो गई थी। मैं और रूबी का बड़ा भाई, जिसका नाम मुझे याद नहीं है, हम दोनों बैठकर लूडो खेल रहे थे। तभी सिमरन और रूबी वहाँ पर पहुँच गई। मेरा ध्यान बढ़ चुका था। मैं कई बार दबाया गया और कई बार अंदर गया। पूरा खेल एक तरफा हो गया था। मैंने सिमरन की तरफ देखा, उसने निगाहें फेर ली। शायद मेरा इस तरीके से हारना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब तक मैं खुद की बेइज्जती महसूस कर रहा था। एक लड़के को सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तब महसूस होती है जब वह किसी लड़की के सामने जलील होता है। बिल्कुल यही स्थिति मेरी थी, पर बचपन से लेकर आज तक मैंने कोई भी खेल दिल से नहीं खेला है, केवल लूडो को छोड़कर। मामा के यहाँ तो सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और मैं पूरा दिन किसी न किसी के साथ लूडो खेलकर बिता देता था। इस समय सिमरन की बात थी। मैं पूरे जी जान से खेलने में लग गया, पर मैं अब तक खेल में टूट चुका था, क्योंकि उसका एक आना बाकी था और मेरा ढेर सारा खेल बाकी था। शायद सिमरन मुझे मन ही मन धिक्कार रही थी, मगर खेल बाकी था, उसका एक नहीं आया। शायद भगवान ने उसका एक अंक वाला पासा ही बंद कर दिया था। मैं भी नन्हे नन्हे कदमों के साथ उसके पास पहुंच गया। मेरा 2 बाकी था और उसका 1। सिमरन के अंदर अब तक एक रौनक जाग चुकी थी। वह रूबी से बार बार कह रही थी कि अनुपम जीतेगा और रूबी कहती थी कि मेरा भाई जीतेगा। अचानक मेरे रोम रोम खड़े हो गए। मेरा पासा नीचे गिरा और जिस पर 2 अंक ऊपर था, जो मुझे विजय होने की बधाई दे रहा था। मैं बहुत खुश था। रूबी का भाई अब तक नीचे जा चुका था। मैं कह रही थी ना कि अनुपम जीतेगा, सिमरन ने रूबी को ताव दिखाते हुए कहा।
मैं भी तो अंदर अंदर अनुपम को ही मना रही थी। रूबी की बातों में सच्चापन झलक रहा था। वाह क्या बात है, मेरा घर जाना टल चुका था। सब लोग नीचे रंग खेल रहे थे। अधिकतर लोग घर जा चुके थे। धीरे धीरे रात हो गई, पर समय ने मेरा साथ नहीं दिया। सिमरन से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। वह सुबह भी मुझसे नहीं मिल पाई। चाची ने मुझसे कहा कि जल्दी चलो, नहीं तो धूप हो जाएगी। सिमरन मेरे पास आई और बोली, जल्दी से मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। मैंने बिना सवाल जवाब किए अपना नंबर दे दिया। उसके घर से निकलते समय मेरा मन भारी होने लगा था। मेरी हंसी और मेरा चुलबुलापन ये सब गायब हो चुका था, मानो इन सबसे मेरी दुश्मनी हो गई हो। इतने लोगों की उपस्थिति होने के कारण अंत में मैं सिमरन को ध्यान से देख भी नहीं पाया और अपनी इच्छाओं को समेटते हुए वहाँ से निकल पड़ा।